तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव। आप आ चुके हैं स्कैप रोबोटिक्स के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर और आई हैव कंप्लीटेड माय पीएचडी इन रोबोटिक्स इंजीनियरिंग रिसेंटली। और मैं ये पोर्टल हम लोग के सेट ऑफ प्रोफेसर्स जिन्होंने इस पोर्टल की आधारभूत संरचना रखी है, उनका बेसिक एम यही है कि क्वालिटी एजुकेशन का ग्लिप्स कम से कम एक ऐसे बच्चे को मिल पाए जो बच्चा हो सकता है कि फाइनेंशियली साउंड ना हो, लेकिन जो है उसको एम्बिशन हो कि हाँ हमें कुछ जिंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है। तो इसके सीरीज में हम लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स के एक ग्लिप्स लाते रहते हैं और आपके समक्ष रखते रहते हैं, जिससे कि आपके अंदर एक क्रिएटिविटी डेवलप हो, जो आजकल का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बच्चों के अंदर आ रहा है, इंडियन स्टूडेंट्स के अंदर आ रहा है कि उनको सही डायरेक्शन भी नहीं मिल पाता है और डाइवर्जन बहुत होता है राइट कॉन्सेप्ट से वो कॉन्सेप्ट की तरफ जो कॉन्सेप्ट ज्यादातर एजुकेटर्स जानते हैं। तो यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है कि हम क्या जानते हैं, मुद्दा ये है कि जो आपको बताया जा रहा है, जिस टॉपिक के अंदर जो चीज आप पढ़ने आए हैं वो चीज आपको उसी के रिगार्डिंग पढ़ाया जाए। तो मैंने पिछले सब्सिक्वेंट वीडियो में बताया कि रोबोटिक्स के नाम पर बहुत से लोग जो हैं, बहुत सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, इनफैक्ट कॉलेजेस में भी रोबोटिक्स के नाम पर उसको कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ डाइवर्सिफाई कर दिया जा रहा है, कहीं इलेक्ट्रिकल की तरफ डाइवर्सिफाई कर दिया जा रहा है, कहीं कंप्यूटर साइंस की तरफ डाइवर्सिफाई कर दिया जा रहा है। और ये बहुत सिंपल और क्लियर सी बात है कि रोबोटिक्स जो है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच इसीलिए रखी गई है क्योंकि इसमें सभी कुछ आता है। कंप्यूटर साइंस भी आती है, इलेक्ट्रिकल भी आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आती है, लेकिन हमें इसका सामंजस्य बना के चलना है, ना कि रादर देन कि हम उसको एक सिंगल डोमेन की तरफ जो हमें आता है उसकी तरफ हम डाइवर्सिफाई कर पाए। उसी क्रम में आज बहुत समय न लेते हुए हम एक टर्मिनोलॉजी में लाया हूं। टर्मिनोलॉजी को थोड़ा एलैबोरेट किया है। वो टर्मिनोलॉजी है प्रिहेंशन टेक्नोलॉजी। प्रिहेंशन टेक्नोलॉजी का मतलब सीधा सा होता है कि ग्रिपिंग की जो रोबोटिक्स जो है, ये रोबोट जो है वो ग्रिप जब किसी ऑब्जेक्ट को करता है तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स काम करते हैं, उन फैक्टर्स का इलेबोरेशन यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है। 3 इक्वेशंस में मैंने इस चीज को इलेबोरेट करने की कोशिश की है। एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसके अंदर बहुत कुछ चीजें आनी बाकी हैं, लेकिन मैं बहुत छोटा सा एक स्नैपशॉट दे देता हूं जैसे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है अगर आप ये फील्ड या ये ट्रेड यूज करते हैं, चूज करते हैं तो ठीक है। तो किस डायरेक्शन जाना है, अगर रोबोटिक्स की बात होगी तो प्रिहेंशन टेक्नोलॉजी के बगैर आपकी रोबोटिक्स कंप्लीट नहीं हो सकती किसी भी एंगल से। भाई आपका रोबोटिक जो भी रोबोट आप बना रहे हो, कोई किसी न किसी पर्पस के लिए बना रहे हो, कोई ना कोई ग्रिपिंग वो करेगा और वो ग्रिपिंग जो है उसका मतलब क्या होगा, जो पेलोड है या जो ऑब्जेक्ट जिसको उठाना है उसको, तो वो उसको उठा के अपनी जगह पे या डिजायर्ड लोकेशन पर रखेगा। और पिछले वीडियो में मैं बता भी चुका हूं कि जो ये आपका आउटपुट क्रिएट होगा या आपने सपोज डेजिग्नेटेड जगह पे आपने रख दिया उस ऑब्जेक्ट को, तो केवल यही रोबोट का काम खत्म नहीं हुआ। इसके बाद भी हम एरर फाइंडिंग करते हैं। जो एरर आपका क्या होता है, हमारा डिजायर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, मतलब जहां पे रखा जाना था, जो पहले से एस्टिमेटेड पॉइंट है और जहां पे उसने रखा, अगर उसके बीच में कोई जरा सा माइन्यूट सा भी डिफरेंस आता है तो वो एरर में काउंट होता है। और उसके अंदर सब्सिक्वेंट में पहले वीडियो में बता चुका हूं, फिर एरर कंट्रोल स्ट्रेटजीज उसमें लगाई जाएंगी जिसमें पीआईडी कंट्रोलर जैसे चीजें आएंगी कि एरर किस तरह से निकली है, प्रोपोर्शनेट है, इंटीग्रल है, डेरिवेटिव है, उसके बेसिस पे हम पीआईडी कंट्रोलर्स की मैपिंग करते हैं। वो एरर फाइंडिंग स्ट्रेटजीज के अंदर आता है, दैट आर एरर रिकवरी रूटीन्स। ये हमारा एरर रिकवरी में आता है, जिसमें कि मैंने आपको बात किया था कि जब एरर आई तब। तो यहाँ पर एरर तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। एरर तो हम मतलब बता चुके हैं कि एरर को किस तरह से हैंडल किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आखिर जो हमारी ग्रिपिंग होती है वो ग्रिपिंग किन फॉर्मूलाज के आधार पे होती है। हमने एक जनरल ग्रिपर माना है, एक जनरल मैकेनिकल ग्रिपर माना है। अभी हम बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड ग्रिपर की हम बात नहीं करते हैं। स्पेसिफाइड ग्रिपर मतलब जिसमें जो आपके मैग्नेटिक ग्रिपर्स हो गए, ठीक है, वैक्यूम ग्रिपर्स हो गए, वो इनके सब क्लासेस हैं। लेकिन अब एक जनरल मॉड्यूल लेके चलते हैं, एक जनरल मैकेनिकल ग्रिपर लेके चलते हैं। मैंने छोटा सा एक डायग्राम बना दिया है। ये कुछ माउंटिंग है, ये इसको इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉल को ग्रिप कर रहा है, इस बॉल को पकड़ना है बेसिकली, ठीक है, इस ग्रिप करना है और इस बॉल को उठाकर और इसे आप उंगलियों से रखते हैं, वैसे रखकर आपको किसी लोकेशन पे पहुंचाना है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, दिस इज द बॉल दैट हैज टू बी ग्रिप्ड। ये वो बॉल है जिसको हमें ग्रिप करना है, या हम इसको कह सकते हैं पेलोड भी है ये,
ठीक है। तो अब एक जनरल टेंडेंसी क्या कहती है कि ग्रेविटेशनल पुल नीचे की तरफ लगेगा, बॉल को हमें ऊपर की तरफ उठाना है, इसलिए एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो अपवर्ड हो जाएगा। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार जो हमारा नेट एक्सेलरेशन जो होगा, चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, जी नीचे है, ए ऊपर है, इसलिए नेट एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, जी प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर हमने यहाँ पर देखिए, तो जनरल फॉर्मूला जो हमने ग्रिपिंग फोर्स वर्टिकल ग्रेविटी मोशन के लिए मैंने लिखा है, उसका फॉर्मूला ये लिखा है, Fg is equals to mg plus a into s upon mu plus n. n stands for number of fingers in the gripper. तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ फिंगर्स क्या है, n यहाँ पर 2 लग रहा है हमें अभी देखने से। ठीक है, अभी देखने से n 2 लग रहा है। ये नंबर ऑफ जो कितने नंबर ऑफ फिंगर्स ने उस जो है उस ऑब्जेक्ट को, इस पेलोड को ग्रास्प कर रखा है, वो आपका n आएगा। म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेसेस। अब यहाँ पे भी दो बात आती है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक और डायनामिक दोनों होता है। फर्दर जब आप थोड़ा सा डीप में इसके हम आएंगे तो हम बताएंगे कि आपको कहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट लगना है, कहाँ डायनामिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट लगना है। अब एक जनरल हाइपोथेसिस मान लेते हैं कि वी हैव म्यू, म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, चाहे स्टैटिक हो चाहे डायनामिक हो, ठीक है, बिटवीन द सर्फेसेस। कौन से सर्फेसेस, इस बॉल की सर्फेस और इस ग्रिपर की जो आपका फिंगर है उसके बीच में जो घर्षण हो रहा है वो उसको म्यू सिग्निफाई कर रहा है। जी प्लस ए यहाँ पे इसलिए लगा है क्योंकि आप ग्रेविटी नीचे है, एक्सेलरेशन हमें ऊपर करना है क्योंकि ग्रिपिंग फोर्स उसको ऊपर उठाएगा, इसलिए जी प्लस ए नेट एक्सेलरेशन रखा है। यहाँ पे एस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। व्हाट इज एस? एस स्टैंड्स फॉर सेफ्टी फैक्टर। अब इस सेफ्टी फैक्टर कंसीडरेशंस को स्केल कर दिया गया है 1 से 10 के बीच में। 1 का मतलब होता है लोएस्ट सिक्योर है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी है कि वो गिर ही जाएगा, उठा नहीं पाएगा पेलोड को। कौन डिसाइड करेगा ये चीज? ये डिसाइड करेगा जो रोबोट की सेफ्टी कंसीडरेशंस हम लेते हैं, जैसे कि आपका वैक्यूम ग्रिपर है, मैग्नेटिक ग्रिपर है, कितना ग्रिपिंग फोर्स यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए उस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, इरेगुलर ऑब्जेक्ट है, रेगुलर ऑब्जेक्ट है, तो उसके बेसिस पे तय होता है ये सेफ्टी फैक्टर। इस सेफ्टी फैक्टर को निकालने के लिए भी बहुत सारे कंसीडरेशंस, बहुत सारी मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो जस्ट एक ओवरव्यू है, ये सेफ्टी फैक्टर अपॉन म्यू इनटू एन, ये एक जनरल फॉर्मूला है ग्रिपिंग फोर्स को प्रेडिक्ट करने के लिए। ठीक है, अब ये दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे लिखा है मिनिमम, दिस इज द मिनिमम ग्रिपिंग फोर्स। ये मिनिमम ग्रिपिंग फोर्स है, मतलब ये हमने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है कि इस तरह से हम एसेस कर सकते हैं एक कि कैसे हम उसके रोबोट के ग्रिपर के मिनिमम ग्रिपिंग फोर्स को हम निकाल पाए। ठीक है, ये तो एक जनरल फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन और आपको देखनी है कि यहाँ पे m रखा है, m इज द मास। मास किसका? सिर्फ पेलोड का मास नहीं है, मास ऑफ पेलोड प्लस ग्रिपर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी होगा, देखिए टोटल मास ऑब्जेक्ट प्लस ग्रिपर, क्योंकि ग्रिपर जो फिंगर्स उस ऑब्जेक्ट को उठा रही हैं उसका अपना भी तो कुछ वेटेज होगा, और वो वेटेज भी ग्रेविटी के टर्म्स में एक रोल प्ले करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो आपका फिंगर है इसका अपना भी तो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है। ठीक है, इस फिंगर का अपना भी ग्रेविटी फोर्स होगा, तो नेट एक्सेलरेशन में जी प्लस ए में इसका मास भी काउंटर पार्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे मास लिखा है, टोटल मास मतलब ऑब्जेक्ट प्लस ग्रिपर का मास। ऑब्जेक्ट ये हो गया आपका पेलोड जो बॉल थी, और ये आपका ग्रिपर जो फिंगर्स लगी, इनका अपना भी तो ग्रेविटी में रोल रहेगा क्योंकि इनका अपना मास रहेगा। तो इसलिए ये एक जनरल आपको मैंने एक फॉर्मूला बता दिया। नेक्स्ट, अगर इस मोशन को एक्चुएट करने के लिए हमें दो बाइफरकेशन में इसको बांट देता हूं एक मोटे तौर पर, कि अगर इस एक्चुएशन या एक्चुएटर जो है जो इस ग्रिपर मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर रहा है, एक्चुएट कर रहा है, अगर उसमें दो तरह के मोटर्स लग सकते हैं, या तो रोटरी लगेगा या आपका लीनियर लगेगा। लीनियर कौन से होते हैं? लीनियर को हम कहते हैं किस तरह का? सिलेंडर्स, सिलिंड्रिकल जो आपके सिलेंडर्स होते हैं वो लीनियर मोशन करते हैं, और मोटर्स जो होते हैं वो आपके रोटेशनल मोशन में आते हैं। तो पहले हम जब लीनियर की बात कर लेते हैं, तो अगर लीनियर मोटर, अगर ये जो ग्रिपर है वो एक्चुएट हो रहा है लीनियर मोटर्स के द्वारा, तो फॉर्मूला कुछ चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला कुछ ड्राइव होके ये आ जाएगा। ये फॉर्मूला इसी से ड्राइव हुआ है, लेकिन कुछ सेकंड पैरामीटर से ड्राइव हुआ है। उसके लिए एक सीरीज ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस होती है, कुछ कैंसिलेशंस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा सेफ्टी फैक्टर, यहाँ पे सेफ्टी फैक्टर था, यहाँ सेफ्टी फैक्टर को काउंटर पार्ट नहीं किया है, क्योंकि लीनियर मोशंस में हमारा
जनरली क्या होता है जो कि सिलेंडर से हम अचीव करते हैं, तो वहां सेफ्टी फैक्टर को हम 1 मान के चल सकते हैं। क्योंकि इसलिए 1 मान के चल सकते हैं क्योंकि बेसिकली जो रोटरी मोशन होता है उसमें एम्बिग्युइटी की संभावना ज्यादा होती है। तो बाय डिफॉल्ट हमने सेफ्टी फैक्टर को यहाँ पे इंकॉर्पोरेट नहीं किया है, सेफ्टी फैक्टर को हम 1 मान के चले हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी था स्केलिंग बिटवीन 1 to 10। 1 का मतलब लोएस्ट सिक्योर, ठीक है। तो हम ये वर्स्ट केस कंडीशन मान के चले हैं जब एस फैक्टर या स्केलिंग फैक्टर 1 हो, ठीक है। फॉर्मूला कन्वर्ट होके कुछ ये आ जाएगा, m इंटू जी बाई म्यू इंटू एन प्लस m इंटू ए, ठीक है। यहाँ याद रखिएगा जो a है दैट इज द एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन, जो ग्रिपर कर रहा है, यूज कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अगर रोटेशनल एक्चुएटर्स यूज होते तब हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से आया। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ नए टर्म्स भी आए हैं। नए टर्म्स में आपका एल है, एक ईटा है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर एफ जी यूज किया है, जबकि हम निकाल रहे हैं मोमेंट। तो रोटेशनल मोशन में हम मोमेंट क्यों निकाल रहे हैं, हमने डायरेक्ट फोर्स क्यों नहीं निकाला? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, रोटेशनल मोशन में जब रोटेशनल एक्चुएटर्स यूज होते हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोलिक मोटर्स, तो वो एक्चुएटर्स जो हैं फाइनली उनके रोटेशनल मोशन को हम चेंज करते हैं लीनियर मोशन में। कैसे चेंज करते हैं? तो उसमें कुछ हमारे रोल बॉल स्क्रू अरेंजमेंट्स होते हैं, रैक पिनियन अरेंजमेंट्स होते हैं, इस तरह के अरेंजमेंट्स मैकेनिकल या कह सकते हैं मशीन्स में रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है कि आपका रोलर बॉल स्क्रू अरेंजमेंट है, इसी तरह रैक पिनियन अरेंजमेंट भी होता है। तो फाइनली हम करते क्या है, रोटेशनल को लीनियर में कन्वर्ट करते हैं, और जब रोटेशनल को लीनियर में कन्वर्ट करेंगे तो यही एफ जी जो आपका निकला होगा, ये एफ जी यहाँ के प्लेस हो जाएगा। 2 टर्म बढ़ जाएंगे, एल और ईटा। एल इज द स्क्रू लीड। स्क्रू लीड का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी रोटेशनल मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करते हैं तो सीरीज ऑफ बॉल बेरिंग इस तरह से उस पर स्लाइड की जाती है, जिससे कि ये रोटेशनल मोशन जो है ये फाइनली जाके लीनियर में कन्वर्ट हो जाए। नीचे यहाँ से यहाँ पे ये है, ये देखिए मैंने यहाँ नीचे बॉल्स रखी हैं, तो बॉल्स अगर मूव करेंगी, ये बॉल्स अपने आप में कौन सा मोशन कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही हैं, लेकिन यहाँ जाके कन्वर्ट हो रहा है इसके लीनियर मोशन में, ठीक है। तो ये जो आपका एल होता है दैट सिग्निफाइज दिस स्क्रू लीड। स्क्रू लीड का मतलब होता है कितना ये कन्वर्ट होगी, कितना लेंथ यहाँ पर ये चला, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट दैट इज सिग्निफाइज द एल। ईटा इज द कोएफिशिएंसी। कोएफिशिएंसी एक अनदर फैक्टर है, इंपॉर्टेंट है। कोएफिशिएंसी का मतलब जो आपका पार्ट्स काम कर रहे हैं किसी पेलोड को उठाने में, वो कितने एफिशिएंटली आपस में लिंक्ड है। जैसे कि अगर इसको उठाने के लिए अगर इसका लीनियर, इस रोटेशन मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कई चीजें काम कर रही है। कौन कौन सी? एक इसका अपना रोटेशन मोशन भी काम कर रहा है, प्लस इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी काम कर रही है जो उस मटेरियल की लगी है, ठीक है। ये कन्वर्ट हो रहा है लीनियर मोशन में, फिर इसका अपना मास भी काम कर रहा है। तो ये जो इंडिविजुअल पार्ट्स हैं, ये इंडिविजुअल पार्ट्स आपस में किस तरह एक्यूरेटली, कितने एक्यूरेटली असेंबल होके उस पेलोड को उठाने में काम कर रहे हैं, ये इसका कोएफिशिएंसी का मेजर होता है। ये यूनिट लेस थिंग है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि एफिशिएंसी की कोई यूनिट नहीं होती है, सेम डायमेंशन अपॉन सेम डायमेंशन एफिशिएंसी आती है, उसी तरह इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है। तो अभी एक मैं जान सकता हूं कि जो आप लोग, हो सकता है बहुत से लोग जिन्होंने पहले से इसको थोड़ा स्टडी ना की उसके बारे में, उसको थोड़ा सा नहीं समझ पाने में कठिनाई आपको व्यक्त होगी, आपको कठिनाई लगेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हमारा इस वीडियो का मोटो ये है कि आपको एनालाइज कराना या आपको एनालिसिस देना इस चीज के बारे में कि आखिर जो भी आपके जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे बुक से पढ़ रहे हैं, चाहे किसी रोबोटिक्स के ट्यूटर से पढ़ रहे हैं, तो अगर वो उसने रोबोटिक्स आपको पढ़ाया है, आपको रोबोटिक्स के लगातार टीचिंग कर रहा है, तो वो आपको एक सही डायरेक्शन में आपको ले जाए। क्योंकि रोबोटिक्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आगे चल के मोल्ड करके इससे केवल इनवर्स काइनेमेटिक, डायरेक्ट काइनेमेटिक्स पढ़ा के आगे चल को कोई ईसी को या एमई में प्रॉपर मैकेनिकल में, प्रॉपर इलेक्ट्रिकल में, प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मोल्ड कर दे। ये ब्रांच हमेशा पैरेलली चलती है। और इसमें अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस का पार्ट अगर बात करें तो न्यूरोफिजिक कंट्रोलर्स जो आज की तरफ से कन्वर्ट हो गए क्वांटम कंप्यूटेशंस में, जिसमें कि प्रोसेसिंग और भी ज्यादा होती है, तो वो बनाते हैं उसका ब्रेन। और ये ब्रेन बराबर काम करेगा इन इंटरफेसिंग विद द मैकेनिकल सिस्टम्स, जिसमें हम कहते हैं, हमने आपको सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में बताया भी है कि आपको इसमें मैंने एक वीडियो शेयर भी किया था जिसमें कि मैकेनिकल सिस्टम्स की मॉडलिंग की गई थी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में। तो इस तरह की चीजें जो है, क्योंकि पैरेलल चलनी है, तो दोनों को साथ लेके चलना है कंप्यूटर साइंस को भी।
मैकेनिकल को भी, इलेक्ट्रिकल को भी, इलेक्ट्रॉनिक्स को भी। तो ये कोई एक स्नैपशॉट था कि जनरल ग्रिपिंग फोर्स का कैलकुलेशन कैसे होना है, अगर लीनियर मोटर हो तो कैसे होगा, और अगर रोटेशनल मोशन है तो कैसे होगा। तो एक ग्लिम्स दिया है। इसके अंदर बहुत कुछ अभी चीजें बाकी हैं। सेफ्टी फैक्टर कंसीडरेशंस कैसे काम करते हैं, साथ साथ कोएफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है, कि कौन सा अरेंजमेंट किसके रोटेशनल टू लीनियर कन्वर्जन में कौन सा जो आपका फैक्टर है वो कौन सा अरेंजमेंट जो है ज्यादा फ्रूटफुल होता है, किस कंडीशन में फ्रूटफुल होता है, सक्शन ग्रिपर्स का वर्किंग कैसे होती है, ठीक है, वैक्यूम ग्रिपर्स की कैसे होती है, आपके मैग्नेटिक ग्रिपर्स की फॉर्मूलाज क्या होंगे, रोटेशनल स्पीड जो आप यहाँ पर आप रोटेशन की बात कर रहे हो, रोटेशनल स्पीड का कैलकुलेशन कैसे होगा, ये सब चीज इसके अंदर काउंटर पार्ट होंगी। एक स्नैपशॉट, एक ग्लिम्स दे दिया कि ये आपका इस तरह से रोबोटिक्स के लेक्चर्स लगने चाहिए, इनमें ये चीज इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। नहीं हो रही है तो आप पूछिए, पूछने का हक है आपको, ठीक है। तो जस्ट फॉर इस कंक्लूजन अगर थोड़ा सा किया जाए तो यही आज का मोटो था, क्योंकि एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि सर बहुत दिनों से वीडियोस बनी नहीं है, तो एक ग्रिपिंग फोर्स वीडियो बना दीजिए। प्रिहेंशन टेक्नोलॉजी मतलब ग्रिपिंग का मतलब होता है, प्रिहेंशन टेक्नोलॉजी मतलब ग्रिपिंग फोर्स होता है, ठीक है, उनके एनालिसिस। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आज का लेक्चर मैंने ये थोड़ा सा एक छोटा सा लेक्चर मैंने बना दिया था। तो इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।